सर मेरा नाम अशोक है और मैं राजस्थान के नागौर जिले का निवासी हूँ। और मैंने मेरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी नागौर से की और उसके बाद में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में है वो ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा से। और अभी मैं हाल ही में राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कनिष्ठ सहायक हूँ। हाँ सर। कौन से विभाग में? सर राजस्व मंडल अजमेर के अंतर्गत है वो राजस्व अपील प्राधिकारी ऑफिस होते हैं उनमें। ओके। राजस्व मंडल के बारे में कुछ बताइए। सर राजस्व मंडल अजमेर है वो राजस्थान की सबसे बड़ी यानी सुप्रीम राजस्व अदालत है और इसकी स्थापना है वो 12 अगस्त 1949 को हुई। और अभी राजस्व मंडल के अंतर्गत है वो 12 राजस्व अपील प्राधिकारी ऑफिस आते हैं और राजस्व मंडल के वर्तमान चेयरमैन है वो आर वेंकटेश्वरन है। ओके। तो राजस्व मंडल के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सर राजस्व मंडल के विरुद्ध वैसे अपील कहीं नहीं की जा सकती, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में वो रिट फाइल की जा सकती है। ओके। राजस्व मंडल में कितने मेंबर्स हैं अभी? सर अभी राजस्व मंडल में है वो 12 मेंबर है और 12 ही अपीलेट ऑफिस है? 12 अपीलेट है, उसके अलावा वो सेटलमेंट जो ऑफिसेज है उनको भी उसका अपीलेंट का काम दे रखा है। अच्छा, तो आपका जो अपीलेट ऑफिस है वो क्या करता है? सर हमारा अपीलेट ऑफिस है वो जैसे नागौर जिले में हमारा राजस्व अपील प्राधिकारी ऑफिस है, वो नागौर जिले में जो भी उपखंड अधिकारी जो भी फैसला देते हैं उनकी फर्स्ट अपील है वो हमारे यहाँ पे होती है। अच्छा, और फर्स्ट अपील में सुनवाई ना हो तो? सर फर्स्ट अपील में तो अगर फर्स्ट अपील की सुनवाई से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो द्वितीय अपील के रूप में राजस्व मंडल अजमेर जा सकते हैं। ओके। राजस्व की हायरार्की क्या है अधिकारियों के क्रम में? सर अधिकारियों के क्रम में है वो सबसे नीचे है वो यानी सबसे निचले स्तर पर पटवारी होते हैं, उनके बाद में आरआई होते हैं, फिर तहसीलदार जी होते हैं, फिर एसडी उपखंड अधिकारी होते हैं, उपखंड अधिकारी के बाद में वो एडीएम होते हैं, एडीएम के बाद में जिला कलेक्टर होते हैं, फिर संभागीय आयुक्त होते हैं और फिर है वो रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर होते हैं और फिर है वो अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर। ओके। और एक अलग हायरार्की है जिसमें है वो इनके बीच में वो ये रेवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी भी एसडीओ के बाद आते हैं, फिर संभागीय आयुक्त और फिर। ओके, ठीक है। तो जो रेवेन्यू में पटवार का जो पद है वो सबसे निचला पद है। हाँ सर। इसके इतिहास के बारे में बताइए, पटवार के इतिहास के बारे में। सर पटवार के इतिहास के बारे में सर है वो ये पटवारी का पद है वो हर ग्राम में है वो राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट के लिए और गिरदावरी के लिए बनाया गया था। और सर इसके बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं। क्या गिरदावरी वर्ड क्या है? सर गिरदावरी का अर्थ होता है कि यानी रबी और खरीफ जैसे दो सीजन में है वो कौन सी फसल उस खेत में कौन सी फसल है उसका वो जो रिकॉर्ड लिया जाता है वो गिरदावरी में होता है कि अभी उसमें कौन सी फसल बोई गई है। फसल का रिकॉर्ड होता है। हाँ सर। एक पद भी होता है आपके गिरदावर। हाँ सर। इसका कहाँ नंबर आता है हायरार्की में? सर ये पटवारी के बाद में गिरदावर और कानून गो ये यहाँ। पटवारी के ऊपर तो आरआई बताया आपने। हाँ सर। तो गिरदावर और ये लोग कहाँ फिट होते हैं? सर इसके बारे में सर। अच्छा, और कानून को ये पद हैं अभी भी? सर ऑफिस कानून को तो है अभी, लेकिन शायद गिरदावर नहीं है। गिरदावर का काम अब पटवारी देखते हैं। ओके, तो आप क्या काम देखते हो? सर मैं सर राजस्व अपील प्राधिकारी ऑफिस में वो कनिष्ठ सहायक एलडीसी हूँ और हमारा काम केवल उन अपील जो आती है उनकी फाइलों को रिपोर्ट करना और उनमें जो भी कमी पूर्ति होती है उनको देखना। ओके, ठीक है। राजस्व से संबंधित संविधान में कहाँ वर्णन आता है? सर राजस्व कहीं केंद्र राज्य राजस्व संबंधों का उल्लेख है संविधान में? सर केंद्र राज्य संबंधों का तो उल्लेख है, लेकिन राजस्व का उल्लेख है ये सब पता। ओके, तो रेवेन्यू का
बंटवारा होता है केंद्र राज्य के मध्य राजस्व का। हाँ सर, वो हाँ, सर आर्टिकल 280 में जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो रेवेन्यू का बंटवारा होता है। राइट। अभी कितना है अभी हाल ही में? सर हाल ही में जो 15 फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट आई है, एनके सिंह जी जिसके अध्यक्ष है, उसके तहत वो 41% है, वो राज्यों को दिया जाएगा। गुड, 41% है। तो 15वां वित्त आयोग है, इसमें और इसकी प्रमुख सिफारिशें बता पाएंगे आप? हाँ सर। बताइए। सर 15 फाइनेंस कमीशन में है वो, एक तो वो 41% है वो राज्यों को दिया जाएगा, और इसके अलावा इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी ट्रांसफर होते हैं। उनमें ये होता है कि उस राज्य की जनसंख्या, उसमें फॉरेस्ट कवर, उसकी जीवन प्रत्याशा, इन सभी को देखते हुए है। और इसके अलावा इस बार इसमें है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी जोड़ा गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार पर भी है वो उनको क्या होता है रेवेन्यू फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, के। क्या होता है? सर फाइनेंस मैनेजमेंट का अर्थ है, वो फाइनेंस कमीशन ने ये दिया है कि अगर वो उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, उसका है वो यानी फाइनेंस का वो दुरुपयोग नहीं करके सही कार्यों में उपयोग करते हैं, तो उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में है वो, और यानी उनको वो 5%, उसमें शायद 5 या 10%, सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसके आधार पर है वो उनको और वो रेवेन्यू में वो पार्टिसिपेशन दिया जाए। ओके। ये सब चीजों का लिंक हमारे बजट से है। हाँ सर। तो अभी हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ, इसकी कोई विशेष बात? सर राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो बजट जारी किया है, उसमें राजस्थान सरकार ने है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर इस बार है वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और राजस्थान सरकार ने राजस्थान मॉडल ऑफ वो हेल्थ के बारे में भी बात की है, और राइट टू हेल्थ बिल लाने के भी राजस्थान सरकार ने है वो बजट में प्रावधान किए हैं। इसके अलावा है वो कोविड से प्रभावित जो लोग हैं उनको, उनमें से 3500 रुपए पर फैमिली है वो डीबीटी के थ्रू देने का भी प्रावधान बजट में किया गया। डीबीटी क्या है? सर डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अच्छा, ये योजना कब शुरू हुई है? सर ये डीबीटी है वो 2014 के बाद है वो शुरू हुई थी। ओके। क्या फायदे हैं इसके? सर डीबीटी के वो सबसे प्रमुख फायदे ये है कि जो पहले है वो योजनाओं के लाभ पहुंचने में वो लीकेज बहुत ज्यादा होता था, तो वो लीकेज है, वो लीकेज की समस्या को डीबीटी के थ्रू है वो हल कर दिया गया है। इसमें जो भी बेनिफिशियरी है उसके डायरेक्ट है वो अकाउंट में वो पैसे वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, लीकेज का मतलब है भ्रष्टाचार। हाँ सर, भ्रष्टाचार से जुड़ा। चलिए, मान लेते हैं कि आपको एसडीएम के पद पे नियुक्त किया जाता है, और आपको हाँ पता सर। है कि आपकी सीट पर मंथली 1 लाख रुपया फिक्स आता है लीकेज का, आप क्या करेंगे? सर है वो भ्रष्टाचार है वो गैर कानूनी है, और अगर इस तरह की मंथली आती है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, और ये किन स्रोतों से कहाँ से आ रही है इसका पता करके उसको आगे के लिए भी है वो रोकने के प्रावधान करूंगा। ओके। जो मंथली ला रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आपने नहीं लिया, आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ पैसा हो सकता है ऊपर भी जाता हो अधिकारियों। हाँ सर, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में हमेशा ये देखा गया है कि वो लोग जो हमें जो भी जिस अधिकारी को जिसको मंथली देते हैं उनको हमेशा यही कहते हैं कि ऊपर के अधिकारी या वहां से है वो हमारी बात हो रखी है, सब जगह हमारा हिस्सा जाता है। लेकिन सर इन सब समस्याओं में यही है कि इनकी चेन ब्रेक नहीं होती। अगर एक आदमी चेन ब्रेक कर दे तो है वो भ्रष्टाचार है वो अपने आप मिट जाता है। आपको नहीं लगता कि आप अगर ब्रेक करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है? सर है वो चेन ब्रेक करने से है वो हो सकता है मुझे कुछ नुकसान हो, लेकिन अगर मैं मेरी जगह रिजिड रहूंगा तो वो अपने आप है वो लोग, क्योंकि सर उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर आके वो सारा कुछ कर दे। इसलिए जो चेन ब्रेक करता है उसको शुरू में थोड़ा रिजिड रहना चाहिए, फिर वो आगे वो उसकी समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाती है। हो सकता है कहीं और दूर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। सर ट्रांसफर और मेरे को है वो राज्य स्तरीय सेवा है, तो पूरे राज्य में जहाँ पे भी जाना है वहां पे तो पोस्टिंग का तो रहता ही है। तो अगर केवल ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर नहीं करने के डर से मैं अगर मंथली लेता रहा तो ये तो सर मेरे वो पद के साथ है वो उसका सही मूल्यांकन नहीं होगा। ओके ओके, गुड, ठीक है। चलिए, थोड़ा पॉलिटिकल के बारे में, संविधान के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है आपने? हाँ सर, पढ़ा है। अच्छा बताइए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? सर मौलिक अधिकार है वो संविधान संविधान में है, भारतीय संविधान में वो
6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ होता है कि है वो नागरिकों को कुछ इस तरह के अधिकार दिए जा सकते हैं, दिए जाते हैं जिससे वो अपने जीवन को है वो सही और प्रभावी ढंग से जी सके। इसके लिए उन्हें अच्छा, एक मौलिक बात अधिकार बताएं दिए कि जाते हैं। आपके द्वारा भ्रष्टाचार में सहयोग ना करना या मंथली को स्वीकार न करना, ये किस मौलिक अधिकार का अंग है? सर, अगर मैं भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करूंगा तो है वो मैं सर ये है वो सम, समान समानता का अधिकार है सर। इसमें वो सभी सुविधाएं जो मंथली लेने से वो अलग जगह नहीं जा रही थी, उन सबको मैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। समानता की इसमें तो कोई बात लगती नहीं। जैसे समानता तो बनी है, ऑलरेडी बनी है। आप अगर पैसे नहीं लेते हैं तो ये असमानता कहाँ हुई? सर ये इस तरह असमानता हुई कि मैं अगर वो पैसे ले लेता हूं तो मैं जो इन लोगों का है वो जाना चाहिए था या जिन लोगों को फायदा होना चाहिए था उनको नहीं हो पाएगा। ओके। अच्छा, ये बताएं कि आपका वैसे वैसे सर ये है वो मूल अधिकार से ज्यादा नीति निर्देशक तत्व से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कौन सा नीति तत्व है? यानी नीति निर्देशक तत्व में है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार है वो अगर मैं ये नहीं लेता तो मैं इसको वो समान उनको अवसर या समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाऊंगा जिससे। अच्छा, कोई व्यक्ति नैतिक बने रहना चाहता है, नैतिक विचारधारा रखता है और बिल्कुल एथिकल बिहेव करता है, ठीक है, बिल्कुल अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो ये उसका आप बता पाएंगे कि ये हम किस प्रकार के अधिकार से उसको जोड़ पाएंगे? ये उसके अभिव्यक्ति में शामिल है ये सब? हाँ सर, उसकी अभिव्यक्ति में ही शामिल है। तो अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है? सर ये आर्टिकल 19 में है। हाँ, तो आपका जो भ्रष्टाचार विरोधी जो दृष्टिकोण है वो किसका पार्ट होगा फिर? वो भी आपके अभिव्यक्ति का ही पार्ट होगा? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कथन आते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है या नकल का दस्तावेज है। आप सहमत हो इस बात से? नहीं सर, भारत का संविधान है वो नकल और उधार वो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में है वो बहुत सारी चीजें है वो दुनिया के पूरे संविधानों से है वो भारत के अनुसार है वो इसमें स्थापित की गई है, इसलिए इसे हम है वो नकल नहीं कह सकते। बस थोड़ा सा अम्बेडकर जी ने भी राइट आंसर है आपका, राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, जो मौलिक अधिकार है उसमें परिवर्तन को लेकर, उसमें संशोधन को लेकर एक विवादित लंबे समय तक विवाद रहा है। अलग अलग केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, फिर गवर्नमेंट के संशोधन आए, उनका कोई क्रम पता है? सर मैं कोशिश करता हूँ सर। पहला सर वो मद्रास राज्य के खिलाफ था, उसके बाद है वो गोलकनाथ केस आया और उसके बाद केशवानंद भारती केस आया। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था? सर गोलकनाथ केस में है वो ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था गोलकनाथ केस। अच्छा, और मौलिक अधिकारों संबंधित कोई विवरण इसमें? सर विवरण अभी सर मैं नहीं बता। ठीक है, ओके ओके। ये किसान मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो किसान मुद्दे अभी जो आंदोलन चल रहा है, आपकी राय में कौन पक्ष अनुचित मार्ग पर है? सरकार अनुचित मार्ग पर है या किसान है? सर सरकार और किसान दोनों ही अनुचित मार्ग पे नहीं है, लेकिन दोनों में ही है वो कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग की सर कमियां रह रही है। तो सर इस तरह है कि शुरू में है वो सरकार है वो किसान बिल लाने से पहले इनमें थोड़ी उसने जल्दीबाजी की थी। वो इसको सिफारिश कमेटी के पास भी नहीं भेजा और किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लाया गया, जिससे उनमें संदेह हो गया कि इनमें कुछ है वो प्रॉब्लम है। और उसके क्या है, बाद ऐसा क्या है कि विवाद पैदा करता है? सर इसमें इन कानूनों में है वो कुछ मुद्दे जो किसानों ने बताए हैं कि वो विवादित है। वो जैसे? सर वो जैसे इस प्रकार है कि जो पहला किसान कानून है कि फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एक्ट, उसके तहत है कि एपीएमसी के अलावा पूरे राज्य यानी पूरे देश में वो व्यापार यानी समान व्यापार किया जा सकता है, लेकिन उनमें और प्राइवेट प्लेयर्स को भी है वो उसमें आने की। तो जो किसानों की जो है वो प्राइवेट प्लेयर से संबंधित है,
उनको ये लगता है कि प्राइवेट प्लेयर है वो बिना टैक्स दिए और ये अगर ऐसी मंडियां स्थापित कर लेंगे तो फिर उनकी जो ट्रेडिशनल मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, और ये उनकी सबसे बड़ा संदेह है। वो ठीक है। उस, उसके तो अलावा जो आपको सर, इस संदेह के संदर्भ में आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तविकता है? सर इसमें ये है कि सरकार, जो अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी लैग्ड है, यानी उसमें टेक्नोलॉजी की कमी है। और अगर सरकार जब तक प्राइवेट प्लेयर और उन लोगों को उसमें आने के लिए नहीं कहेगी तब तक इसमें वो टेक्नोलॉजी और नहीं आ सकती। इसलिए वो किसानों को है वो इस पे ये संदेह नहीं करना चाहिए, और है वो जो सरकार जो नियम कायदे उनके लिए बना रही है उनका एक बार है उन पे पालन करना चाहिए। ओके ओके ओके। तो आपको लगता है कि दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं अपनी जगह उचित है? हाँ सर, मेरे को ये लगता है कि दोनों ही पक्ष है वो इनके बीच में डायलॉग के थ्रू है वो इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। किया जा सकता है, राइट राइट। जी गौतम सर। यस सर। सर हमारे साथ हैं अशोक कुमार, हमारे आज के प्रथम प्रत्याशी हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल जी सर। सर शुरू करें सर। गुड इवनिंग सर। अशोक जी गुड इवनिंग। हाँ सर। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है? हाँ सर। आप जो है यू आर डूइंग सर्विस इन जो है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी? यस सर। कहाँ पर, नागौर में? हाँ सर। गुड। अच्छा, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ कितना टाइम हो गया आपको लगभग? सर मैं 2017 में वो सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ। गुड गुड। अच्छा, तो आपको थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पहले हम लोग उससे डिस्कशन करेंगे, उसके व्हाट डू से आपके जो ना सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। हाँ सर। ठीक है। प्राचीन मंदिरों के निर्माण में किस तरह की जो है ना आप तकनीक या वास्तु नियम बनाए जो है ना मतलब अपनाए जाते थे, आपको ध्यान है क्या कुछ? सर प्राचीन मंदिरों के निर्माण में है वो लोड बियरिंग वाल का यानी जो प्रयोग किया जाता था सबसे पहले, जिसके कारण उनकी दीवारें हैं वो मोटी होती थी। और वो जो ना टेम्पल्स का या उसका मुंह, उसके डायरेक्शंस का, और उसमें भी कुछ ध्यान रखा जाता था क्या? सर इसके बारे में सर मुझे थोड़ा कम पता है सर कि अच्छा, डायरेक्शन क्या एक रखा जाता था। चलिए, आपने आपने कल्चर के जो ना इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के रिलेटेड उसके संबंध में आपको पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के विकास में तत्कालीन इंजीनियरों ने किन तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा था, कुछ ध्यान है क्या? हाँ सर। क्या? सर सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग थी उसमें यह था कि उसमें वो सभी जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, उसके अलावा सारे समकोण पर बने हुए थे, और यानी सड़कें समकोण पर काटती थी जिससे वो आवागमन में वो उसकी आवागमन में सुलभता रहती थी। और इसके अलावा है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन बने हुए थे वो सड़क उनके मुंह सड़क के दूसरी तरफ खुलते थे, जिनसे ये लगता है कि उस समय भी वो पोल्यूशन या उनका भी ध्यान रखते थे। अच्छा, एक एक दो बात बताइए, कुछ बिल्डिंगों में आप लोग ढालदार जो है ना उसकी बेसिक जो है ना वो वॉल के बाद में कुछ ढाल भी देते हैं, कुछ में पजल टेक्निक अपनाते हैं, वो किन बिल्डिंगों में अपनाते हैं आप लोग? सर जो डालदार यानी स्लोपिंग जिनकी रूप होती है वो ज्यादातर है वो पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे स्नोफॉल होता है उन एरिया में ज्यादा अपनाई जाती है, क्योंकि स्नोफॉल होने से अगर उसकी चौरस छत होगी, अगर रेक्टेंगुलर होगी तो उस पे वो बर्फ का भार है वो स्नो लोड भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसलिए वो उनकी स्लोपिंग रखी जाती है जिससे वो बर्फ है वो नीचे गिर जाए और उसकी बिल्डिंग के डैमेज होने से उसको बचा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो है ना मतलब उसके जो है ना ऊपर जो है ना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल। वॉल को जो है अगर आप यूज करेंगे तो वो किन बिल्डिंगों में जो है ना ढालदार रखेंगे और पजल टाइप की जो है ना बिल्डिंग जो है ना वो वॉल बनाएंगे आप? सर मैं समझ नहीं पा रहा सर। ऐसा होता है ना कि जैसे आपको जैसे वो ब्रिज बनाना है या वो बनाना है बांध, बांध हाँ सर। हाँ सर। जो है ना डैम बनाना है, उसमें आपको ध्यान होगा, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया इस पर? सर हाँ, डैम में भी ध्यान दिया है सर। डैम की दीवार जैसे नीचे से मोटी होती है ऊपर से बाद में वो पतली होती है। नहीं, उसका सपोर्टिंग जो है ना उसका जो है ना वो ढालदार एक सपोर्ट और देता है एक्स्ट्रा, आपको ध्यान हाँ दिया? रिटेनिंग वॉल सर होती है। हाँ, रिटेनिंग वॉल देते हैं ना। हाँ सर। चलो, हम वैसे मैं इसको बाद में डिस्कशन करने वाला था लेकिन मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ मैं, आपका जो है हाँ ना सर। एक। अच्छा, एक पजल वॉल भी कहाँ यूज करते हो क्या आप लोग? सर पजल वॉल का सर पता। अच्छा, चलिए।
आजकल पिलर की तकनीक पर जन निर्माण हो रहा है, पिलर्स पर। हाँ एक्चुअली क्या होता है सर, आपका जो है ना, आपकी जो एक तो एजुकेशन है और हाँ आपका सर। जो जॉब है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली भी, और कुछ हाँ जो है ना करंट इवेंट्स, और कुछ जो है ना आपके जो है ना राजस्थान के बारे में। तो मैंने आपके जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ जो है ना रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए थे। तो हाँ सर। यूं मैं इसलिए मैंने कहा कि दिस इज नॉट ए इंटरव्यू, दिस इज ओनली कि आपको जो है ना, आपको जो है ना मेंटली आप बूस्टअप हो और आपका मनोबल बढ़े, दैट्स ऑल, है ना। यस तो यस सर। मैं ये पूछ रहा था कि आपसे, जैसे पिलर के आधार पर आजकल पिलर खड़े कर, नीचे पिलर, नीचे भी बीम बनाकर उस पर बिल्डिंग खड़ी करती है और ऊपर भी जो है पिलर बनाते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है आजकल? सर आजकल एक तो मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं। हम्म, तो मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन होते हैं तो इसमें जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और उसके बाद ऊपर से ऊपर पिलर जो बनते हैं, इससे वो बिल्डिंग में वो एक्सपेंस भी कम होता है, और ये है वो अर्थक्वेक रेजिस्ट भी होती है। हम्म, हम्म। अच्छा, राजस्व विभाग में खसरा नंबर का क्या मतलब समझते हैं आप? सर राजस्व विभाग में खसरा नंबर ये है वो जैसे प्लॉट नंबर टाइप होता है, जैसे पूरी भूमि का नंबर होता है कि ये खसरा इसका है। और गिरदावरी क्या कहलाती है? गिरदावरी क्या होती है? सर गिरदावरी होती है कि उस खसरा पे है वो जिस पर्टिकुलर सीजन में कौन सी फसल बोई गई है, उसका ब्यौरा है, वो गिरदावरी होता है। एक एक जो है ना लैंड है, कोई कृषि भूमि है, और आप एसडीएम हैं, आप हाँ एक सर। मिनट के लिए ये मान के चलिए कि नागौर में आपको एसडीएम लगा दिया गया है, और हाँ सर। आप जो है ना, एक आपके पास दो व्यक्ति आते हैं, और एक व्यक्ति कहता है कि ये खसरा नंबर 17 पर मेरा जो है ना अधिकार है, दूसरा कहता है कि 17 का ये 5 फीट जो है ना 10 फीट मेरा है, और दूसरा कहता है मेरा है। तो उसको आप डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे आप? सर जब भी खसरा नंबर यानी रकबा की जो डिस्प्यूट आती है, तो उसमें है वो जो नक्शा होता है, और यानी तहसीलदार जी और उनके पटवारी जी की मदद से है वो उसमें नक्शे में देखा जाता है कि किसका कहाँ तक हक है और किसका कितना रकबा है। और कितने साल का रिकॉर्ड रखते हो आप लोग पुराना? सर रिकॉर्ड जो है ना, रेवेन्यू का रिकॉर्ड कब तक का बना रहता है हमारे पास, सुरक्षित रखते हो आप? सर रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो अभी जो गिरदावरी या और जमाबंदी इनसे रिलेटेड है, वो रिकॉर्ड है वो फेज सेटलमेंट या जो 2000 सन 2005 सन 2010 वहां तक का भी अभी सुरक्षित रिकॉर्ड है सर। अच्छा अच्छा, तो उस रिकॉर्ड से आप टैली नहीं करेंगे क्या? सर उस रिकॉर्ड से टैली करने के ही वो नक्शों की वो बात सर में, कि उस हाँ हाँ। समय जो जो यानी उस समय क्या स्थिति थी, यानी फेज सेटलमेंट हुआ उस समय क्या थी, उसमें अगर कोई समस्या हुई है या किसका रकबा किधर चला गया। हम्म, हम्म, हम्म। एक जो है, ये ब्रिटिश पूंजीपतियों ने रेलवे का निर्माण किया था, हाँ सर। यहाँ पर जो है वो किस पद्धति पर जो है निर्माण हुआ था भारत में? शुरू शुरू में जो है ना किस आधार पर जो है ना रेलवे निर्माण का डेवलपमेंट किस आधार पर हुआ था? सर ब्रिटिशर्स ने वो भारत में रेल है वो अपने औद्योगिक हित साधने के लिए वो शुरू में शुरू की गई थी। नहीं नहीं, किस पैटर्न, किस जो है ना, मतलब यूं कह सकता हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि किस मतलब रेलवे को किस जो है ना फाइनेंशियली किस आधार पर जो है ना डेवलप करने के लिए जो है ना वहाँ के जो है ना कैपिटलिस्ट लोगों को, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट लोगों को यहाँ इंडिया में बुलाया गया था? सर इसका सर में अच्छा अच्छा, चलिए। एक जो है, ये बताइए आप कि वो क्या कहते हैं, इसका नाम सुना है आपने? ये बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी बुक लिखी थी जिसका मतलब चर्चा में रहती हो अक्सर? सर बाल गंगाधर तिलक ने एक तो गीता रहस्य लिखी थी। हाँ हाँ, गीता तो वो अलग है, जो जो आर्यों के आगमन के बारे में एक विचार उसमें रखे हैं बहुत बड़े, वो किसमें था? सर वो बुक का नाम पता नहीं, लेकिन वो विचार जो था वो मुझे पता है सर, कि आर्यों के बारे में जो क्या लिखा था उसमें? उन्होंने ये लिखा था कि आर्य वो आर्कटिक यानी आर्कटिक से आए हैं। आर्कटिक से। हम्म। हम्म। और वो विवेकानंद ने जो है ना यहाँ से, भारत से जो है ना रवाना होने से पहले किस राजस्थान के किस राज्य के राजा के पास जो है ना मुलाकात की थी, वहां से फिर वो उनके सपोर्ट से रवाना हुए थे वो अमेरिका? सर विवेकानंद जी है वो खेतड़ी के अजीत सिंह जी के यहाँ रुके थे, और वहां से इनके फाइनेंशियल सपोर्ट से ही वो वहां शिकागो गए थे। उस समय उन्होंने कोई नाम रखा था क्या विवेकानंद जी का? कोई पहले क्या नाम था इनका? पहले इनका नाम नरेंद्र था सर, नरेंद्र नाथ। अच्छा, नरेंद्र, उनके सपोर्ट से वहां गए थे।
और अंग्रेजों ने कि जो है एक जो है सिस्टम लागू किया था जिसका स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, उसका दूसरा नाम भी है क्या आपको ध्यान? सर स्थायी बंदोबस्त का सर दूसरा नाम सर पता नहीं, स्थायी बंदोबस्त का तो सर पता। हाँ, स्थायी बंदोबस्त को एक दूसरा नाम भी मिलता है, वो आरएस में आ चुका है, एक क्वेश्चन आपके पहले। हो सकता है सर। उसका नाम है, मैं बता ही देता हूँ, इस्तेमरारी सिस्टम बोलते हैं उसको, इस्तेमरारी। स्थायी बंद को, परमानेंट सेटलमेंट को इस्तेमरारी बोलते हैं। चलिए, एक वो आपको क्या कहते हैं वो, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, आपको एक जो है ना वहां पर आसाम में वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड नियम के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, वेस्टलैंड नियम के बारे में। अच्छा, ये राजस्थान, ये जो है ना अशोका का नाम किसका जो है ना किस अभिलेख में सबसे पहले मिलता है, आपको ध्यान है क्या? सर मास की अभिलेख। मास की अभिलेख में। गुड गुड। चलिए, जी राजेश सर। जी अशोक जी सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नागौर से हैं आप? यस सर। नागौर नाम कैसे पड़ा? सर नागौर नाम है वो यहाँ पे नागवंशीय शासकों के शासन के कारण है उसका नाम नागौर पड़ा। अच्छा, एक दो नाम बताइए नागवंशी शासकों के जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे। सर शासकों के नाम तो सर नहीं। अच्छा, कोई लोक देवता भी जुड़े हुए हैं कि नागवंश? हाँ सर, जो वीर तेजा जी है वो जुड़े। अच्छा, वीर तेजा जी। चलिए, वीर तेजा जी का जन्म नागवंश में हुआ है। चलिए, लाडनू क्षेत्र से हैं आप? यस सर। तो आप ये बताइए, लाडनू क्षेत्र पर मारवाड़ का प्रभाव ज्यादा है या शेखावाटी का? सर लाडनू क्षेत्र पर है वो शेखावाटी का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा, तो एक कुचामन और वहां पर जगह है। हाँ सर। तो वो एक शिक्षा नगरी के रूप में भी ज्यादा डेवलप हो रहा है। हाँ सर। इसके पीछे क्या कारण है? सर कुचामन है वो शिक्षा नगरी के रूप में है वो विकसित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है वो कुचामन में है वो सर डिफेंस एकेडमी के कारण, और अब है उसमें सभी प्रकार की है कोचिंग स्थापित हो गई, इसलिए वो अब शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। अच्छा, डिफेंस एकेडमी के कारण। चलिए, आप ये बताइए, ये डाक टिकट का इतिहास क्या रहा है भारत में? सर भारत में डाक टिकट का इतिहास है वो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में है वो पोस्टल सर्विस शुरू की थी, और भारत में पहली डाक है वो सिंधे डाक के, या डाक टिकट है वो सिंधे डाक टिकट के नाम से है वो भारत में शुरू हुई थी। अच्छा, और वर्ल्ड में कहाँ से शुरू हुई ये व्यवस्था डाक टिकट की? सर वर्ल्ड में ये व्यवस्था है वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, और 1840 में है वो पेनी ब्लैक नाम से पहला डाक टिकट जारी किया। अच्छा, कौन आविष्कारक हैं डाक टिकट के? सर रोनाल्ड हिल। रोनाल्ड, श्योर हैं आप? सर मेरे को ये। अच्छा, चलिए, ये स्वतंत्र भारत में जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था, हाँ सर। उस पे क्या बना हुआ था, किसका सर चित्र था? सर स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट है वो अपने नेशनल फ्लैग का जारी हुआ था। अच्छा, और कुछ नहीं लिखा हुआ था उस पे? और तो सर नेशनल फ्लैग भारत और जो उसकी वो डाक टिकट पे होते हैं वो तो। चलिए, डेट बता सकते हैं आप कब जारी हुआ था? सर डेट नहीं बता सकते। चलिए, आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है हाँ सर। ग्रेजुएशन, तो आप ये बताइए, आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं या अच्छे प्रशासक हो सकते हैं? सर मैं अच्छा प्रशासक हो सकता हूँ। अच्छा, इंजीनियर नहीं हो सकते आप? नहीं, इंजीनियर भी हो सकता हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान जो मैंने साइंटिफिक टेम्पर और टेक्नोलॉजी है उसको प्रशासन में प्रयोग करके है वो एक अच्छा प्रशासक हो सकता हूँ। अच्छा, तो इंजीनियर बाद में है, आप पहले प्रशासक बन सकते हैं। अच्छा, हाँ सर। चलिए, आप क्या प्रशासन में क्या यूज लेंगे इसका, सिविल इंजीनियरिंग का?
सर सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में वो फाउंडेशन से फिनिशिंग तक का कार्य है वो देखा जाता है। और सर प्रशासन में भी है, कोई स्कीम शुरू होती है उसके फाइनल यानी इम्प्लीमेंट होने तक का वो निरीक्षण या मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये है वो मैं एक प्रमुख रूप से ये देख सकता हूँ। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग रोड वो भी है, वो मैं एक सिविल इंजीनियर के नजर से है वो एक प्रशासक के रूप में ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। अच्छा, एक ये सोशल इंजीनियरिंग अभी शब्द चला था बीच में, बहुत प्रचलित हुआ था, सोशल इंजीनियरिंग, हाँ सर। ये क्या होता है? सर सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो है यानी समाज में वो जो उनकी वैल्यूज है उनकी वो प्रॉपर वो सही यानी प्रॉपर वैल्यूज बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका है वो एक इंजीनियरिंग तरीके से। अच्छा, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? सर भारत में इंजीनियर्स डे है वो 16 सितंबर को मनाया। अच्छा, सॉरी सर 15 सितंबर। श्योर नहीं आप? नहीं सर 15 सितंबर श्योर। अच्छा, क्यों मनाते हैं इस दिन? सर इस दिन वो एम विश्वेश्वरैया जी की वो जयंती होने के कारण वो मनाया जाता है। चलिए, विश्वेश्वरैया जी का नाम लिया आपने, तो उनके बारे में क्या जानते हैं और आप? सर विश्वेश्वरैया जी है वो सिविल इंजीनियर थे और वो मद्रास के दीवान भी रहे थे। इसके अलावा सर उनने एक दो प्रोजेक्ट पे काम किया था जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर सकता। चलिए, आपने जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया है अभी तक। यस सर। तो आप मुझे बताइए, पहले तो कनिष्ठ लिपिक कहा जाता था हाँ सर। और फिर इसको कनिष्ठ सहायक का नाम दिया गया। हाँ सर। ये पदनाम कब चेंज किया गया था? सर ये पदनाम 2018 में किया गया। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में है? रेवेन्यू? हाँ सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। चलिए, तो आप ये मुझे बताइए, राजस्व क्या होता है? सर राजस्व होता है जैसे किसी प्रकार के कर और उनसे जो धन जमा होता है उससे उसे राजस्व कहते हैं। अच्छा, सभी प्रकार के कर राजस्व कहलाते हैं? सर सभी प्रकार के कर राजस्व नहीं, भूमि से संबंधित जो संग्रह होता है उनको राजस्व। अच्छा, तो ये राजस्व मंडल कहाँ पर है, आपको पता है कुछ? हाँ सर राजस्व मंडल सर अजमेर में। अच्छा, क्या कार्य होते हैं इसके? सर राजस्व मंडल का है वो प्रमुख कार्य ये होता है कि राजस्व मंडल है वो जो भी भू अभिलेख और एक तो राजस्व मंडल है वो द्वितीय अपील अधिकारी के रूप में राजस्व मंडल कार्य करता है। इसमें है वो जो लैंड डिस्प्यूट के, बंटवारे के, रास्ते के, नामांतरण के जो भी मामले आते हैं उन पर सुनवाई करता है। इसके अलावा वो राजस्व मंडल है वो तहसीलदार संवर्ग और पटवारी संवर्ग से है वो भू अभिलेखों में दुरुस्ती और उनको उनका संधारण और उनको सुरक्षित करता है। इसके अलावा राजस्व मंडल है वो पशु जनगणना भी करवाता है। पशु जनगणना नहीं होता, पशु गणना होता है। सर पशु गणना भी। जी, आपका कार्य एक पटवारी से किस प्रकार भिन्न है? सर मेरा कार्य में सर पटवारी से बहुत ही भिन्न है। सर हमारे कार्य में ये होता है कि हम है वो अपील की जो पत्रावलियां होती है उनका उनकी रिपोर्ट, उनका संधारण, उनमें संबंध यानी एक रेवेन्यू कोर्ट के रूप में सर हम कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी सर। जी सर। जी गौतम सर। अशोक जी, हाँ सर। हाँ, आपसे 2-3-4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे मैंने। एक हाँ तो सर। पूछा था आपसे कि प्राचीन मंदिरों के निर्माण में किस तरह के वास्तु नियम को अपनाए जाते हैं। हेलो, यू आर हाँ वाचिंग सर। मी? यस सर। तो उसमें यह है कि मंदिरों में जो वास्तु नियम है उसमें जो दर्शक लोग होते हैं ना, दर्शक हाँ सर। लोग पश्चिम से एंटर करते हैं और जो देवता की मूर्ति है वो हमारी सामने होती है, अर्थात हम लोग पूर्व की ओर देखते हैं। हाँ सर। वो लोग फॉलो करें ना आप। उसमें यस ये सर। जरूर ध्यान रखा जाता है कि वो मंदिर को
जो है मतलब उसका मुंह पश्चिम में होता है और देवता का भी पश्चिम में होता है, और दर्शक लोग या दर्शनार्थी लोगों का मुंह पूर्व में होता है। तो वो ये वास्तु नियम पहले से स्टार्ट में ही ये देख लिया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में तत्कालीन इंजीनियरों को किन 3 तरह की महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखा गया था। पहले एक तो रोड की प्लानिंग पहले की जाती है। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि प्लानिंग जो काटी थी उन्होंने, जो भी नगरों का निर्माण किया था वो वेल प्लान था। पहले से उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने नालियों की व्यवस्था की, और साथ ही मकानों की सिमेट्री का ध्यान रखा। सिमेट्री, कोई भी 1 इंच भी बाहर नहीं था मकान, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। साथ ही उन्होंने जो चौराहे थे उन पर भी आप जैसा बता रहे थे वो भी उन्होंने मतलब ध्यान रखा है। तो ये 3 बातें जो है ना वो पूछी थी आपने, ऑलमोस्ट काफी जो है ना उसमें जवाब सही था आपका। एक क्वेश्चन जो है ना पूछा था कि कोई भी बिल्डिंग को बनाने में तो पजल सिस्टम और ढालदार जो है ना ढाल या जो है ना सपोर्टिंग वॉल कैसे बनाते हैं। तो सपोर्टिंग वॉल खासतौर से जो ये जो है ना मतलब बैराज होते हैं, बांध होते हैं, जो उनमें जो है ना वो सपोर्टिंग वॉल दी जाती है और टेढ़ी होती है वो, उसको सपोर्ट। हाँ सर, डैम में रिटेनिंग वॉल होती है, लेकिन सर मैं बिल्डिंग में रह गया था तो वहां तक। हाँ अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पजल वॉल कहाँ जो है यूज की जाती है। कुछ बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि पजल वॉल जो है ये जो आपके बैराज, ये जो पिलर ये जो होते हैं ना, मतलब इसको हाईवेज के ऊपर फ्लाईओवर्स कुछ जो ऐसी जगह पर होती है तो उसमें पजल वॉल यूज करनी पड़ती है, वो लैंड के आधार पर। अगर लैंड वहां की जो है ना ऐसी हो कि जिसमें कि वो दूसरी वॉल ऑर्डिनरी जो है पिलर काम ना करें, तो फिर पजल वॉल जो है ना पजल पिलर उसमें जो है ना खड़े किए जाते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा ऐसा, देखा नहीं देखा आपने कभी? सर देखा है, और मैं इसके बारे में आप थोड़ा देखना होगा ना सर। अच्छा, आजकल पिलर तकनीक के पीछे जो है ना आपने बिल्कुल सही जवाब था कि वो ऊंचे मकान बना रहे हैं और एक मल्टी स्टोरी बनाने के कारण, और नीचे साथ ही बीम पर जो है ना वो दीवार खड़ी करते हैं ताकि ज्यादा जो है उसको जो है ना नींव को ज्यादा गहरा नहीं लेना पड़ता और सपोर्ट जो है ना उससे मजबूत रहता है। तो ये पिलर को बिल्डिंग को जो है ना मजबूती के लिए ये आजकल पिलर सिस्टम और बीम सिस्टम को जो है ना सपोर्ट मतलब यूज किया जाता है। एक राजस्व रिकॉर्ड के बारे में आपसे पूछा था। खसरा लैंड का जो है ना नंबर होता है, जो खसरा जो है ना लोकेशन से उससे उसका लोकेशन का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये खसरा नंबर की बिल्डिंग, ये एरिया कहाँ पर है। और गिरदावरी में उपज का पता लगाया जाता है कि इसने जो है पिछले साल और इस वर्ष में क्या गिरदावरी, क्या मतलब फसल पैदा की है। ठीक है ना साहब? आई एम राइट? सर गिरदावरी में उपज या फसल का प्रकार है उसका। हाँ फसल का प्रकार, हाँ फसल का, वही मैं कह रहा हूँ, फसल का प्रकार ये कि जो है उस पर विवरण होता है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आपको जो है पूछा था कि कृषि भूमि के 2 दावेदार हैं और उसमें एक जमीन पर 5 फुट या 10 फुट या 5 फुट की जमीन पर दोनों दावेदार जो है प्रमाणित कर रहे हैं। पहला कह रहा है मेरे जो है खसरा में ये इसका जो है ये नंबर डल रहा है और ये इसमें मेरा आता है। दूसरा कहता है मेरे जो है 4 फादर से ये जमीन मेरी है और ये भी मेरे अधिकार में है। तो फिर आपके पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रहता है पुराना, उस पुराने रिकॉर्ड के अनुसार आप पहले तो उसकी पैमाइश करवाएंगे, उसकी नाप करवाएंगे, है ना। पटवारी और आपके जो है गिरदावरी बनाने वाले और गिरदावर और क्या कहते हैं नायब तहसीलदार वाटएवर में भी आप एसडीएम है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, आपको डिसाइड करना है ना उसको मैटर को। तो पहले आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, उसकी नाप करवाएंगे, नाप करवाने के बाद में आप जो है उसको सेटल करेंगे किसी को, है ना। आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे, ऑलमोस्ट आपके जवाब ठीक है। आपका जो है विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। जी अशोक जी, ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन। और राजेश सर पहले आप व्यू दीजिए अपना। राजेश सर विश्लेषण कीजिए। जी जी अशोक जी, आपको भी थोड़ा सा फील हुआ होगा, थोड़ी स्पष्टता का अभाव है आपके उत्तरों में, थोड़ा स्पष्ट रूप से आप उत्तर दीजिए, क्योंकि हिचकिचाएंगे तो थोड़ा उसका गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इंटरव्यू में। इस चीज को आप ध्यान रखें, स्पष्टता रखें अपने उत्तरों में, जो भी बोले स्पष्ट रूप से बताएं, ठीक है। आप बीच बीच में अटकते हैं, ठीक है। और दूसरा, थोड़ी सी स्माइल रखें अपने चेहरे पे, थोड़ी इतनी गंभीरता भी ठीक नहीं रहती, थोड़ी सी हल्की सी स्माइल नेचुरल सी रखें। देखिए, आपने जो हॉबी लिखी है, हॉबी में आपको कुछ जानकारियां ठीक है, लेकिन
भारत के संदर्भ में बात करें तो एक जो पहला डाक टिकट था उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 21 नवंबर 1947। ठीक है, ओके सर। फिर आपने डाक टिकट बताया, अब ये आपको कलेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये कलेक्ट जो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत आपको जो विशेष जानकारियां हैं वो होनी चाहिए। जैसे आपने बताया तिरंगे का जो है निशान है या हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मिला है इस पे, एक जय हिंद और लिखा हुआ है। ठीक है, उस टिकट पे क्या लिखा है, जय हिंद और लिखा। ओके सर। एक मैंने पूछा था कि आविष्कार किसने किया डाक टिकट का, तो रोलैंड, आप कुछ बता रहे थे, रोलैंड हिल। ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था और ब्रिटेन के थे। ये आपने बिल्कुल सही बताया, वर्ष भी सही बताया। फिर मैंने आपसे पूछा आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं या अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, तो आप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक इंजीनियर भी हो सकते हैं, एक प्रशासक भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने कहा मैं प्रशासन में इस प्रकार यूज लूंगा, तो पूरा स्पष्टता रखें अपने उत्तर में। बाकी आपका क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है। एक मैंने आपसे पूछा इंजीनियर्स डे, तो आप थोड़ा सा शुरू में गलत बता रहे थे, फिर आपने सुधार किया 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। फिर आपको ये विश्वेश्वरैया जी का जैसे ही नाम लेंगे तो उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये जो शहरों की बसावट है भारत में, उनको इसलिए जाना जाता है, कई मॉडल दिए थे इन्होंने, विश्वेश्वरैया जी ने बहुत सारे मॉडल्स दिए थे शहरों को बसाने के लिए। और हैदराबाद शहर को इन्होंने बाढ़ से बचाने का एक मॉडल दिया था। और जॉर्ज पंचम ने, के बारे में पढ़ो। जी जी, ये 2-3 आपको उदाहरण देंगे तो और स्पष्टता आएगी आपके उत्तरों में। हाँ सर। और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। और जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने इनको नाइट की उपाधि दी थी और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया इनको 1955 में। ठीक है, तो ये 2-4 फैक्ट आप और इसमें जोड़ें और अच्छा रहेगा। सोशल इंजीनियरिंग वाला जो प्रश्न था उसमें थोड़ा और आप सुधार करें। आपने बताया लेकिन थोड़ा आपको हिचकिचा रहे थे कि ये ऐसे चुनावी, एक्चुअली सोशल ऑडिट और सोशल इंजीनियरिंग में कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो थोड़ा इंजीनियरिंग ये शब्द जो है भारतीय चुनाव व्यवस्था में भी काफी चर्चा में रहा था। और राजस्व मंडल, इससे संबंधित जो कार्य हैं, ठीक है, इससे संबंधित जानकारियां, आपका जो विभाग है इससे संबंधित जानकारियां रखिए। बाकी काफी उत्तर आपने अच्छे दिए हैं, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी अशोक जी, ओवरऑल काफी अच्छे आंसर्स हैं, बस कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो थोड़ा सा संविधान भी आपका तैयार होना चाहिए और राजस्व से संबंधित जो संवैधानिक पार्ट है उसको आप रेडी रखें, क्योंकि आपका विषय राजस्व है तो उसका पॉलिटिकल पार्ट और पॉलिटिकल करंट मुद्दे आपको पता होने चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो या चुनाव हो या मुख्यमंत्री राज्यपाल विवाद हो, ये सब आपकी जानकारी में हो। एक मैंने आपसे पूछा था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या क्या विवाद हुए हैं। एक प्रमुख विवाद कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें 3 प्रमुख बताएंगे तो काम हो जाएगा। जैसे शंकरी प्रसाद मामला है 19 का, इसमें कहा कि परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा था गोलकनाथ, जिसमें आपने कहा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बात ठीक है आपकी, पर जो संविधान से संबंधित जो संशोधन है उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित गोलकनाथ मामले में कहा गया कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाद में केशवानंद भारती मामले में कहा कि आप परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ये मूल ढांचे का सिद्धांत को अच्छा तैयार करके जाएं, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का जो ये पूरा विवाद है, ये मूल ढांचे पर जाके खत्म होता है। हाँ सर। बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपका, ठीक है परफॉर्मेंस। थोड़ा स्माइल रखें, तो सेविंग करके भी जाएं। और हाँ सर, वो शर्ट का कलर ठीक है आपका, थोड़ा सा एकदम एक जो भावों की जो स्थिरता है वो आपने एकदम रिजिडिटी बना रखी है, तो थोड़ा स्माइल, थोड़ा सा कहीं कहीं कठोरता का भाव तो कहीं करुणा का भाव, जैसा प्रश्न है वैसा आपका भाव नेचुरल वे में परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप मिरर प्रैक्टिसिंग करें, अभी आपके पास 3-4 दिन है तो ओवरऑल बढ़िया है, ओवरऑल कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट अशोक जी। थैंक यू सर। ओके, शुभकामनाएं जी।